रिज्यूम रिकॉर्डिंग अब चालू है। तो जो भी सेशन आईडी जो होता है, हर एक लॉगिन के लिए एक सेशन आईडी डेडिकेट किया जाता है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, समझो कि एक वेबसाइट है, मैंने youtube.com में से कोई पेज, कोई वीडियो ओपन किया है, फिर कोई पेज रिक्वेस्ट किया है, तो वो पेज कौन से सेशन आईडी को जाएगा, तो सर्वर देखेगा कि अब मुझे ये सेशन आईडी की तरफ से रिक्वेस्ट आया कि इसको ये पेज देखने का, ये वीडियो देखने का है, तो मैं ये वीडियो इस सेशन आईडी को दूंगा। तो ये सब जो भी चीज़ें हैं, सेशन आईडी के डिटेल्स वगैरह, ये जो कोड दे हैं, रैंडम कोड जनरेट करते हैं सेशन आईडी बोल के, ये सब कुकीज़ के अंदर स्टोर हुआ रहता है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ये कुकीज़ के अंदर स्टोर नहीं, यूआरएल में ही स्टोर्ड है। अगर मैं, ये तो मेरा सेशन आईडी है, अगर मैंने किसी और सेशन आईडी, किसी और का सेशन आईडी गेस कर लेता हूँ मैं, जैसे हमने पहले हम ब्रूट फोर्स में पासवर्ड गेस करके ट्रायल एंड एरर कर करके हम लॉगिन किए थे, वैसे ही मैं सेशन आईडी चेंज कर करके किसी में अगर लॉगिन ले लेता हूँ, तो ये बहुत वल्नरेबल हो जाएगा, क्योंकि मैंने उसका पासवर्ड, मेरे पास उसका पासवर्ड था ही नहीं ना, मुझे उसका लॉगिन का एक्सेस था। मैंने सिर्फ सेशन आईडी में चेंजेस कर करके मैंने उसका एक्सेस ले लिया है। ये कुकीज क्या होता है? कुकीज में क्या होता है कि हमारे ये सेशन आईडी वगैरह स्टोर्ड रहते हैं और यूजर प्रेफरेंसेस वगैरह। मतलब ये कहाँ पे स्टोर होता है? ये लोकल कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है कुकीज। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा। यहाँ पर आपको फायरफॉक्स में कुकीज का ऑप्शन मिलेगा, ये देखो। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड में सेट करता था तो मुझे ये ऑप्शन मिलता था, मैनेज डेटा करके, तो हर साइड में क्या क्या कुकी स्टोर्ड है वो सब के बारे में मालूम पड़ता है। तो ये कुकी का कंटेंट आप देख सकते हैं क्या? वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, मैनेज डेटा पे क्लिक करता हूँ मैं, यूट्यूब देख लेता हूँ मैं। नहीं, मैं ओपन तो नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, मे बी प्रोग्राम एक्सेस करता रहेगा। राइट। प्रोग्रामेटिकली और एक्सेस। ये सब जो है हमारे कंप्यूटर में स्टोर्ड रहता है। तो ये फायरफॉक्स में ऑप्शन रहता है, लेकिन क्रोम में ऑप्शन नहीं रहता है कि स्टैंडर्ड, यानी कि जो भी कुकीज़ है आपके, जो भी ऐड के आपके प्रेफरेंसेस वगैरह, वो सब कुकीज़ में स्टोर्ड रहते हैं। और वो सब अगर आप स्टैंडर्ड में रखते हो तो ये सब आपको ट्रैक करता है, लेकिन अगर आप स्ट्रिक्ट पे रखते हो तो फिर कुकीज़ में उतना डेटा स्टोर नहीं रहता। तो मैं बाय डिफॉल्ट स्ट्रिक्ट पे रखता था। जब मैं अगर स्टैंडर्ड पे रखा तो मैं ये कुकीज़ को एक्सेस कर पाया था। अगर वही अगर मैं स्ट्रिक्ट पे रखूंगा तो मैं भी कुकीज़ को एक्सेस नहीं कर पाता। तो ये जो भी सेशन आईडी वगैरह तो कुकीज़ में होनी चाहिए, लेकिन ये वही यूआरएल में स्टोर्ड है। कोई भी सेंसिटिव डेटा जिससे आप अपना लॉगिन चेंज कर सकते हो, या फिर जो भी कुछ डेटा रिवील करते हो, वो सब यूआरएल में स्टोर्ड नहीं होने चाहिए। अभी अभी अगला आता है हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। तो पहले आपको क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक्सप्लेन करने, डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग होता क्या है। तो आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी अटैकर है, इस केस में हम लोग अटैकर है। अटैकर सेंड्स अ स्क्रिप्ट इंजेक्टेड लिंक टू विक्टिम, यानी कि हम लोग एक्सेस में क्या करते हैं कि यहाँ पर हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है। तो आइडियली जो भी नॉर्मल यूजर रहेगा, जो अटैकर नहीं है, वो अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम यहाँ पर इनपुट करेगा। लेकिन हम लोग क्या करने वाले कि हम लोग यहाँ पर जावास्क्रिप्ट इनपुट करने वाले। अभी आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पर है कि अटैकर सेंड स्क्रिप्ट इन्फेक्टेड विद स्क्रिप्ट इन्फेक्टेड लिंक टू विक्टिम। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसके अंदर जावास्क्रिप्ट डालेंगे, और ये जो लिंक है ये विक्टिम को देंगे, यानी कि जिसको हम लोग अटैक कर रहे हैं उसको देंगे। तो विक्टिम जो है उसको क्लिक करेगा, उससे तो लग रहा रहेगा कि लेजिटिमेट वेबसाइट है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि हमने इस ये दो फील्ड के अंदर जावास्क्रिप्ट डाल के रखा है। फिर जैसे ही अपना हमारा जो विक्टिम है उसको ओपन करेगा, जो वेबसाइट तो लोड होएगा, उसके साथ साथ जो हमने जावास्क्रिप्ट डाले वो भी लोड होने वाला है। मैलिशियस स्क्रिप्ट सेंड्स विक्टिम प्राइवेट डेटा टू द अटैकर। तो अभी आपको मैंने बताया तो आपको ज़्यादा समझ में नहीं आया होगा। जब मैं आपको इसको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तब मैं आपको इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा। तो आपका ये बोलना है कि जैसे यूजर ने पासवर्ड एंटर करते हैं, उसके जगह पे अगर कोई स्क्रिप्ट अगर एंटर कर दिया, तो अंदर का कोड का जो बिहेवियर चेंज हो जाता है क्या? राइट। अंदर कोड का बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जो भी डाल, हम लोग क्या सपोज है कि हम लोग को सिर्फ यूजर अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डालना है।
वेबसाइट इसके लिए प्रोग्राम नहीं है कि यहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट डालेंगे तो क्या करेगा, तो ऑटोमेटिकली वो एग्जीक्यूट कर देता है जो भी जावास्क्रिप्ट डालेंगे। उसका आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। अब मैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग स्टोर्ड ब्लॉग में जाता हूँ। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मैं कुछ भी डालूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी अभी हेलो दिस इज अ ब्लॉग लिखा है, यहाँ पर ब्लॉग करके स्टोर हो गया इनके डेटाबेस में जाके। अब वही मैं अगर कोई स्क्रिप्ट यूज करता हूँ, मैं पहले स्क्रिप्ट टैग यूज करूंगा। तो इसमें क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले जावास्क्रिप्ट के टैग्स यूज कर रहा हूँ, उसके बाद मैं अलर्ट मेथड यूज करके डॉक्यूमेंट डॉट कुकी यूज कर रहा हूँ। इससे क्या मिलेगा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कुकीज के अंदर सेशन आईडी स्टोर रहते हैं। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये जो वेब पेज है, ये जो हमारे पास लॉगिन सेशन है, इसका कुकी रिवील हो जाएगा और पॉपअप करके हमें बता देगा। तो अगर हमें कुकीज की वैल्यू मिलती है, सेशन आईडी मिलती है, तो हम लोग हमारे प्रीवियस वल्नरेबिलिटी को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पहले उसको कॉपी कर लेता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, सबमिट करता हूँ मैं। यहाँ पर सबमिट किया, मुझे आपको यहाँ पर देख रहे हो PHP सेशन आईडी, ये मुझे मिल गया है। मैंने ना कुछ इंस्पेक्ट एलिमेंट किया ना कुछ किया, मैंने खाली एक कोड एग्जीक्यूट किया है, कोड इनपुट किया जो एग्जीक्यूट हो गया और मुझे सेशन आईडी मिल गया है। अब ये सेशन आईडी क्या कर सकता हूँ, मैंने सेशन आईडी कॉपी कर लिया, उसके बाद फिर मैं सेशन आईडी यूआरएल में जाऊंगा और ये जो सेशन आईडी है इसको मैं चेंज कर दूंगा जो हमें वहां से मिला है। अभी अगर मैं इसे वापस ओपन करता हूँ हमारे ब्लॉग को जिसके अंदर मैंने जावास्क्रिप्ट इनपुट किया जो बार बार एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर आप देखोगे मैं जितनी बार वेबसाइट पर क्लिक कर, मैं जितनी बार लिंक ओपन करूंगा उतनी बार मेरा कुकी जाएगा, क्योंकि ये जो भी हमने जावास्क्रिप्ट डाला है वो हमारे एंड में स्टोर नहीं, हमारे कंप्यूटर में स्टोर नहीं, ये उनके सर्वर में स्टोर्ड है। ओके, तो आपका बोल रहा है कि आप स्क्रिप्ट इंजेक्ट करके उस स्क्रिप्ट में ऐसा कुछ कोड लिखा है जिससे कि एक तो कुकी भी पता चलेगा राइट। और वो परमानेंटली सर्वर एंड भी स्टोर कर सकते हैं, हाँ, जबकि हम लोग एक नॉर्मल क्लाइंट है। ओके ओके, तो इस तरह से जो चीजें हैं इसको कैसे अवॉइड किया जा सकता है? तो इसे अवॉइड करने के लिए जो भी सेशन आईडी वगैरह है, पहले तो सेशन आईडी तो कुकीज में ही स्टोर रहते हैं पहली बात। इसमें कुकीज में स्टोर्ड है फिर भी हमें देखने क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इनपुट वैलिडेशन ही नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में जाओगे, सॉरी ब्लॉग में जाता हूँ मैं पहले, मैं ब्लॉग में गया, ठीक है। यहाँ पर हमें ब्लॉग में सिर्फ मेरे को नॉर्मली टेक्स्ट और या फिर नंबर्स इनपुट करने चाहिए। तो फिर जो इनपुट वैलिडेशन होना चाहिए कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इसमें या तो आप सिर्फ लेटर्स इंक्लूड कर सकते हो या तो नंबर्स इंक्लूड कर सकते हो। उसके अलावा ना कोई टैग कुछ इंक्लूड नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम लोग बाकी सब चीज़ें जैसे कि स्क्रिप्ट टैग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग स्लैश यूज़ कर रहे हैं, पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं, वो सब लॉग्ड होने चाहिए। क्योंकि अगर वो एनेबल्ड रहेगा तो मैं यहाँ पर कोई भी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग का स्क्रिप्ट डाल सकता हूँ मैं इधर ही। तो अगर इसमें इनपुट वैलिडेशन होता, अगर मैं कोई ये टैग्स डालने ही नहीं देता तो फिर ये वल्नरेबिलिटी भी नहीं होता था। ओके, तो मतलब वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब कोई भी इनपुट करता है उसको डायरेक्टली प्रोसेस नहीं करना है, पहले चेक करना है इसमें अगर कुछ मैलिशियस कंटेंट है उसको रिजेक्ट करना है। राइट। ओके ओके। अभी इसी के बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल आपको मैं सब दिखाता हूँ। अभी मैं ये वही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम में अगर मैं डाल देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, यहाँ पर मैं मुझे क्या देना है, मुझे अपना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देना है, लेकिन यहाँ पर इनपुट वैलिडेशन नहीं है। तो फिर मैं ये सब स्क्रिप्ट एंटर कर पा रहा हूँ। अगर मैं गो पे क्लिक करता हूँ, ये देखो मुझे पॉपअप आ जाता है, इसके अंदर मेरे को मेरा सेशन आईडी मिल सकता है। अभी हम लोग वही चीज़ हम लोग पोस्ट मेथड यूज करने वाले हैं। आपको मैं अभी वापस एक्सप्लेन करता हूँ। कल जैसा हमने HTML इंजेक्शन यूज किया था उसमें हमने दो मेथड से किए थे। पहले तो हमने खुद एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर HTML इंजेक्शन इनपुट किया था, उसके बाद हमने बर्बसूट से रिक्वेस्ट को कैप्चर करके उसके अंदर एडिट किया था रिक्वेस्ट को। अभी आपको वापस करके दिखाता हूँ मैं हमारा प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ, मैं बर्बसूट सेट करता हूँ। तो ये वर्कसूट जो भी आप एंटर कर रहे हैं उसको कैप्चर कर रहे हैं क्या? हाँ, जो भी यहाँ पर मैं समझे फर्स्ट नेम नमन डालता हूँ, लास्ट नेम आरएफ डालता हूँ, तो ये जो पूरा रिक्वेस्ट है जो हमारे वेब पेज को जा रहा है ऑथेंटिकेट होने के लिए, वो उस रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लेता है ये। तो मैं टेम्पररी प्रोजेक्ट में लूंगा यूज वर्ब डिफॉल्ट्स,
तो पर हमें हमेशा ये इनेबल करना इंश्योर करना रहता है प्रॉक्सी टैब में जाके ऑप्शंस में ये जो बॉक्स है 127.0.0.1 पोर्ट 8080 टिक्ड है यानी कि इसका प्रॉक्सी काम कर रहा है। इंटरसेप्ट में जाके इंटरसेप्ट ऑन है और हमने यहाँ पर हमारे प्रॉक्सी भी सेट करके रखा है, यानी कि जो भी हमारा डेटा रहेगा, जो भी हमारे रिक्वेस्ट रहेंगे वेबसाइट के, वो पहले बर्बसूट से जाएंगे फिर आगे इंटरनेट पे जाएंगे। तो अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देता हूँ मैं और फिर मैं गो अब पे ये क्लिक एक करूँगा। तरह का फोन फोन टैपिंग जैसा है, जो भी हम हाँ बात कर रहे हैं वो हम सुन सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। और देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पर डिटेल्स मिल गए, फर्स्ट नेम नमन लास्ट नेम आड़प, यही चीज़ मैंने यहाँ पर एंटर किया था। अब इसे मैं एडिट करके मैं हमारा जावास्क्रिप्ट डाल दूंगा जो हमने पहले डाला था। अपन फर्स्ट नेम निकाला और लास्ट नेम निकाला, दोनों मैंने जावास्क्रिप्ट डाल दिया है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, इससे भी हमें कुकी मिलने वाला है। अब मैं इस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने तो एंटर तो किया था मैंने नमन और फिर आडेप, लेकिन मैंने बीच में ही उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करके उसको मॉडिफाई करके फिर सेंड किया है, तो इससे मुझे वापस सेशन आईडी मिल जाता है। और मुझे दो बार ये पॉपअप क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यूजर नेम और पास मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों में एक ही स्क्रिप्ट डाल के रखा था। अगर मान लो आप अमेजोन में शॉपिंग कर रहे हैं तो आपने उस टाइम पे प्रॉक्सी सेट करके बॉक्स इनेबल कर दिया और वहां पे आपने मतलब इसमें कार्ट में डालकर आप परचेस कर रहे हैं और मान लो उसमें प्रोडक्ट का प्राइस है 1000 रुपीज, राइट। और आपने बॉक्स से चेंज करके 1000 का 100 कर दिया, तो ये जो भी प्रोडक्ट का जो परचेस 100 रुपीज में होगा क्या इंस्टेड ऑफ 1000, क्योंकि हमने बॉक्स से कैप्चर करके अगर मॉडिफाई आप किया। Amazon में ट्राई करते हो वहां पर तो नहीं, क्योंकि हर बार जब वो कार्ट में आता है वो सर्वर से वैलिडेट करता है उसका प्राइस, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ई कॉमर्स वेबसाइट इसमें काम करते हैं। ऐसा नहीं कि आप हर वेबसाइट में ट्राई करते बैठोगे, लेकिन जो जो वेबसाइट है जो इंडिया के नहीं है वो कोई कोई इनसिक्योर वेबसाइट समझो, कोई श्रीलंका कोई वेबसाइट हो गया, वैसे जो भी वेबसाइट्स है ना कोई कोई इसके लिए वल्नरेबल होते हैं। वैसे सेम एग्जांपल जैसा आपने बोला है वैसे ही सेम एग्जांपल हमने आगे प्लान किया वो आपको दिखाएंगे। ओके, तो इसका मतलब ये है कि जब भी जो वेबसाइट अगर सिक्योरली डिजाइन करना है तो वो बार बार चेक करता रहना चाहिए कि वो प्राइस वही है क्या, क्योंकि हाँ लोग क्या कर सकते हैं बीच में वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। राइट। ओके, मैं देख रहा हूँ वही वाला किधर गया, यही कहीं पर था, मैं देखता हूँ। हाँ, यहाँ पर हमारे अगले वाले में ही आता है, तो मैं हैक करता हूँ। वापस क्यों नहीं काम कर, क्योंकि यहाँ पर मैं इंटरसेप्ट ऑन है इसलिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो मुझे यहाँ पर एक वेब पेज मिलता है। अगर इसको आप एज्यूम करेंगे कि ये कोई मेक माई ट्रिप जैसा वेबसाइट, मेक माई ट्रिप नहीं, बुक माई शो ऐसा कोई वेबसाइट है। हाउ मेनी मूवी टिकट्स वुड यू लाइक टू ऑर्डर, 15 यूरोज पर टिकट। और मुझे कितनी टिकट, समझो कि मैं 10 टिकट बोलता हूँ यहाँ पर, तो फिर कितना हमारा टोटल रहेगा 150 यूरो। अगर मैं यहाँ पर कंफर्म करता हूँ तो वो बताता है यू हैव ऑर्डर 10 मूवी टिकट्स, योर अमाउंट चार्ज, योर टोटल अमाउंट चार्ज फ्रॉम योर अकाउंट ऑटोमेटिकली 150 यूरोज, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 10 टिकट्स है, यहाँ पर मेरा प्रॉक्सी ऑन है, मैं बॉक्सफुट का इंटरसेप्ट को मैं ऑन कर देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। और जब मैं कंफर्म पे क्लिक करता हूँ यहाँ पर मुझे मेरा बॉक्सफुट का रिक्वेस्ट आ जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, टिकट क्वांटिटी है वो 10 है, यानी कि हमने यहाँ पर स्पेसिफाई किया था कि हमें 10 टिकट चाहिए। और टिकट प्राइस में यहाँ पर हमें क्या बता रहे 15 यूरोज, ये भी हमें स्पेसिफाई किया था पहले ही। अगर मैं इसे जीरो कर देता हूँ, मैं अगर मुझे जीरो कर देता हूँ और फिर देखो उसको फॉरवर्ड करता, फिर देखते क्या होता है। यहाँ पर बता रहा है कि ऑर्डर 10 मूवी टिकट्स, टोटल अमाउंट चार्ज फ्रॉम योर अकाउंट ऑटोमेटिकली 0 यूरोज। आप देख सकते हैं कि आपका टिकट का प्राइस, आपने 10 टिकट लिए हैं तो भी आपको 0 यूरोज है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने रिक्वेस्ट में जाके हमने जो टिकट प्राइस था 15 यूरोज वो हमने 0 यूरोज कर दिया, तो हमें ये टिकट फ्री में मिले। लेकिन वही अगर ऐसा कोई वेबसाइट है जो अमेजोन जैसा जो सर्वर से वैलिडेट करता है हर बार प्राइसेस, समझो कि चेकआउट के टाइम पे वो सर्वर से अपडेट कर लेगा प्राइसेस, तो ये सारे वल्नरेबिलिटी नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो भी हमने रिक्वेस्ट में चेंज किया वो क्लाइंट साइड है, हमारे एंड में किया है हमने।
तो अमेज़न में भी कभी कुछ साल पहले ये प्रॉब्लम था, जब उनको पता चला कि लोग इस तरह से टेक्निक यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने फिक्स किया ये प्रॉब्लम। तो लोग, कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ लोग को शायद टाइम लगता है। तो इसमें ये जो पीडीएफ में दिए हुए हैं, तो जो आपने हाईलाइट किया है, ये सब हो गया और कितना बाकी है करना? वही मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ कुछ चीज़ें जो हाईलाइटेड लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। एसक्यूएल इंजेक्शन पूरे हो चुके हैं, आई फ्रेम इंजेक्शन भी हो गया है, कमांड इंजेक्शन हो चुका है, पीएचपी कोड इंजेक्शन, फिर ब्रोकर ऑथेंटिकेशन के सारे हो गए। ये यहाँ तक हमने कल किया था, पासवर्ड अटैक्स तक। उसके अलावा वीक पासवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल, सेशन आईडी, वो सब हमने किया। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग हमने किया है, गेट पोस्ट दोनों किए, ब्लॉग वाले भी किए। उसके बाद हमने चेंज सीक्रेट नहीं किया, क्योंकि ये एग्जैक्टली सिमिलर है ऑर्डर टिकट से, ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं। ऑर्डर टिकट जो हमने अभी अभी किए थे, हमने टिकट्स लिए थे जिसके कॉस्ट होता था 150 यूरोस, लेकिन हमने बर्बसूट में जाके रिक्वेस्ट चेंज कर दिया तो हमें वो फ्री में मिले टिकट्स। मैं आपको क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी क्रेडेंशियल बताता हूँ। ये शायद मैंने आपको कल डेमोन्स्ट्रेट किया रहेगा, लेकिन फिर मैं आपको वापस बता देता हूँ। मैं अब हम क्रेडेंशियल जाता हूँ बी, और फिर बग इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ मैं। ये मैंने लॉगिन पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि क्लियर टेक्स्ट एचटीटीपी पासवर्ड, यानी कि जो भी हमने पासवर्ड एंटर किया था वो मैं रिक्वेस्ट में क्लियरली दिख रहा है प्लेन टेक्स्ट में। अगर किसी ने भी रिक्वेस्ट कैप्चर कर दिया, उसको यूजर ने पासवर्ड बिना कोई मेहनत के मिल जाएगा। तो फिर वही चीज़ अगर आप HTTPS वेबसाइट में करते हो तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट मिलेगा ही नहीं, और आप कैप्चर करने की कोशिश करो, कैप्चर नहीं होगा जब तक आपने कोई सर्टिफिकेट आपने इंस्टॉल नहीं करेगा। आपको एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। तो यहाँ पर HTTP वेबसाइट था, इसलिए हमारे जो यूजर नेम पासवर्ड थे वो क्लियर टेक्स्ट में आ गए। HTTPS वेबसाइट में आप रिक्वेस्ट कैप्चर कर ही नहीं सकते। अगर आपने रिक्वेस्ट कैप्चर कर भी दिया है तो उसके बाद भी जो यूजर नेम पासवर्ड रहेगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में रहेंगे, यानी आप उसको रीड ही नहीं कर पाओगे। तो भी मैं आपको HTTPS का ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। मैं वापस मैंने इंटरसेप्ट ऑन किया है। अब मैं जाऊंगा youtube.com पे। यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिंग फायरफॉक्स फ्रॉम सेफ्टी कनेक्टिंग टू दिस साइट। तो पहले तो आपको एक्सेस करना ही नहीं देगा। अगर आपको इसे एक्सेस करना है तो उसको आपको ऑप्शंस में जाके import/export CS सर्टिफिकेट्स पे क्लिक करना पड़ेगा। ऐसे करके आपको यहाँ से सर्टिफिकेट अगर आपको चाहिए रहेगा तो मैं आपको एक लिंक सेंड कर सकता हूँ। उसमें कुछ 5 मिनट का काम होता है सर्टिफिकेट इंपोर्ट करना। अगर आप अपना SSL सर्टिफिकेट को इंपोर्ट करते हो उसके बाद ही आपको HTTPS रिक्वेस्ट को आप कैप्चर कर सकते हो। SSL सर्टिफिकेट क्या होता है, तो पहले तो बता देता हूँ कि HTTP वेबसाइट और HTTPS वेबसाइट में क्या डिफरेंस होता है। तो HTTP वेबसाइट में जो भी आपका डेटा जा रहा है आपके कंप्यूटर से, जो वेब सर्वर जो वेबसाइट के पास है, वो सब अनएनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। यहाँ पर आपने देखा है कि हमने जो अभी अभी जो पासवर्ड्स देखे जो क्लियर टेक्स्ट में हमें देखने मिल रहे थे, लेकिन वही अगर आप कोई HTTPS वेबसाइट में आप पासवर्ड्स डालते हो तो वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाते। तो खाली डिफरेंस है कि कनेक्शन एनक्रिप्टेड HTTPS में और कनेक्शन एनक्रिप्टेड नहीं है वो है HTTP में। तो कनेक्शन को एनक्रिप्ट करने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसको बोलते हैं हम लोग SSL सर्टिफिकेट। तो हमारे पास वही सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसको अगर आप इम्पोर्ट करते हो तो आप HTTPS रिक्वेस्ट को भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो आप जब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हो कस्टमर वेबसाइट का, अगर आपको पता चला कि वो HTTPS यूज नहीं कर रहा है या उसका सर्टिफिकेट एक्सपायर हुआ है, तो आप जब आपको पेनिट्रेशन टेस्ट रिपोर्ट बनाना पड़ता है, तो उसमें आप क्या करते हो? मतलब बॉक्सरूट यूज करके वो कैप्चर करके उसका स्नैपशॉट दिखाते हो ये हाँ, क्लाइंट को ये बताने के लिए कि देखो आपका पासवर्ड जो भी कस्टमर क्लियर एंटर टेक्स्ट कर में रहा जा है रहे हैं, हाँ वही क्लियर करते हैं। टेस्ट है। तो मतलब तो ये अगर सबूत भी देना पड़ता है रिपोर्ट राइट, में कि ये हो गया करके। ओके। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो आप पूछ सकते हो। डबल लाइन में दूस पड़ती। ठीक है, आप कंटिन्यू कर सकते हो नमन।
मैं आपको डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक बताता हूँ मैं। पहले मैं आपको एक्सरसाइज जैसी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डायरेक्टरी ट्रैवर्सल अटैक होता क्या है। मैं प्रॉक्सी ऑफ कर देता हूँ, उसके वजह से मेरे वेबसाइट विजिट नहीं कर पा रहा हूँ मैं। यहाँ पर शायद मैं आपको बिना इसके एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वही हम लोग यूआरएल को मैनिपुलेट करने वाले एक और बार। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्टरी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं। वही अगर इसके लिए पीडीएफ रेफर करता हूँ पहले मैं। तो जो आप भी जो भी कर रहे हैं वो सब क्लियरली डिफाइंड है क्या डॉक्यूमेंट में? हाँ, सब कुछ है। ओके। तो यहाँ पर हमें मालूम है कि ये जो भी हमारे पास फाइल्स दिख रहे हैं, bweb intro डॉट सॉरी bweb intro डॉट pdf, ironman डॉट pdf, terminator salvation डॉट pdf, ये सब जो है वो डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टरी के अंदर आते हैं। तो हमें कैसे मालूम कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर ही आते हैं? यहाँ पर आप देखोगे डायरेक्टरी इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट्स, तो ये पैरामीटर में जो क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है कि डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है, वो सब यहीं पर एक्सपोज है। तो हम क्या करेंगे, लोकल हो स्लैश bweb स्लैश, यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स टाइप कर देंगे। तो इससे क्या होएगा कि हमें हमारे फोल्डर का डायरेक्ट एक्सेस मिला है। आपको एक और वो करके दिखाता हूँ मैं। ये मैं हमारे फोल्डर में आ गया और यहाँ से मैं सारे इनको एक्सेस कर सकता हूँ मैं, सारे फाइल्स को। वही अगर मैंने अभी मैं आपको इसको मैं थोड़ा इन डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अभी आपको सिर्फ एक डायरेक्टरी मालूम है, वो है डॉक्यूमेंट्स करके। अगर मुझे इसी तरीके से मुझे अगर मालूम हो कि इस bweb फोल्डर के अंदर और कोई फोल्डर है, उसके अंदर समझो कोई क्रूशियल इन्फॉर्मेशन है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स निकल के समझो कि एक फोल्डर टेस्ट करके, ऑब्वियसली इसमें अभी रहेगा नहीं। अगर समझो कि ये bweb डायरेक्टरी के अंदर, ये फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होता है, टेस्ट करके उसके अंदर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होता है, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता था, क्योंकि ये यूआरएल से चेंज करके मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूँ। अभी अगर मुझे मालूम करना हो कि कौन कौन से फोल्डर्स है, उनके लिए हम लोग एक प्रीवियस ये भी यूज कर सकते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। अगर आपको फोल्डर्स पता करने हैं तो अगर आपको याद रहेगा, हमने पिछली बार हमने कमांड इंजेक्शन यूज किया था। तो कमांड इंजेक्शन यूज करके हम लोग सिस्टम कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर मैं एंड डाल के dir टाइप करता हूँ तो मुझे सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे। अब देखते हैं इसके अंदर फोल्डर्स कौन कौन से। कंट्रोल एफ बी, सारे फाइल्स है वैसे तो। फोल्डर्स डिस्प्ले करने के लिए वैसे कौन सा ओएस कमांड होता है? dir चलना चाहिए। ओके dir ना? फोल्डर। ओके dir स्लैश कमांड प्रॉम्प्ट पे चेक करना पड़ेगा। चेक कर रहे हैं। dir स्लैश ऐसे कुछ था शायद, नहीं। उसमें ऑप्शंस देखना पड़ेगा। अच्छा, dir स्लैश क्वेश्चन मार्क ना। हाँ तो डिस्प्ले यहाँ पे फाइल ऑप्शन स्पेसिफाइड स्लैश शेयर है। और तो वापस सारे फोल्डर्स ही सारे फाइल्स बता रहे हैं।
तो उसमें देखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन डायरेक्टरी है। एक सेकेंड वापस देखता हूँ। /d करना है मुझे। ओके ट्राई करता हूँ एक बार में, वापस वही आ रहा है। स्मॉल डी यूजर ट्राई करना। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में तो फिर एट्रीब्यूट्स कैसे डालूंगा मैं, इस और उसके बाद स्पेस डी डालूंगा स्लैश करके हुई है, जैसे स्लैश क्वेश्चन मार्क स्लैश ऑप्शन। वो मैं समझा, मैं /a के बाद एक और बार डी डालूंगा क्या डायरेक्टरीज के लिए? कर सकते हैं, मल्टीपल भी चलता है। हाँ /a स्पेस /d कैपिटल डी स्पेस डी। तो इससे उसके बाद /p डालोगे तो धीरे धीरे स्क्रॉल होगा, क्योंकि सब स्क्रॉल होकर पता नहीं चल रहा है ना। हो सकता है। /p फॉर पैरेट। हाँ /a /d और /P। हाँ अभी धीरे धीरे देख सकते हो ये सब फाइल है। हाँ ये जो डायरेक्टरी जो स्क्वायर में है वो डायरेक्टरी है, स्क्वायर ब्रैकेट में। अच्छा, तो नाम नहीं दिया उसका? 0409 है ना, आप ऐसे करो, एंटर करते जाओ प्रेस एनी की, वो स्क्रॉल होता रहेगा। हाँ तो यहाँ पर हमें शायद रेलेवेंट नहीं रहेगा क्योंकि हम लोग bweb के फोल्डर में ही नहीं है। हाँ ठीक है, तो आप वही कमांड है उसमें ट्राई करो, आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी दिखेगा, आई थिंक ये करो आप /d और /p दे, ए मत करो, ए मत कैंसिल ऑल के लिए। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप देखेंगे हम पास bweb का फोल्डर है सी ड्राइव में, XAMPP में जाके htdocs में और bweb में फोल्डर है, तो वहां से हम लोग फोल्डर्स पता कर सकते हैं ना। यहाँ पर htdocs bweb, अगर मैं cd करता हूँ मैं यहाँ पर, तो एडमिन एप्स डीबी वो सब फोल्डर्स है। हाँ यहाँ पर आप देखेंगे नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो ना, आप वापस उधर जाइए इसमें डायरेक्टरी ट्रैवर्सल पे। हाँ एक सेकेंड, तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स निकाल के bweb से शायद यहाँ दिखना पर ये चाहिए। देखो, यहाँ पर हमें डायरेक्टरीज मिलेंगे शायद। नहीं वो ठीक है, वो तो कमांड है, आप वापस ट्रैवर्सल पे जाइए। हाँ अपने bweb पे, हाँ इधर नहीं ट्रैवर्सल, डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। अच्छा वो कमांड लिखे नहीं तो यहाँ पे सर्च ऑप्शन होता तो अच्छा रहता, वो ढूंढना पड़ता है। डायरेक्टरी तो यहीं पर तो था, ये रहा। हाँ ओके, तो अभी यहाँ पे आप /documents करेंगे तो यही आएगा ना सेम। /documents करो पहले, वो डायरेक्टली उसे निकाल के। हाँ ओके अभी इसका दिख रहा है, तो अभी ये डॉक्यूमेंट्स भी हटा दो, तो देखिए ये क्या आता है। वेब पेज आता है हमारा, वही अगर मैं यहाँ पर लॉग्स या फिर इमेजेस ट्राई करूंगा तो कुछ और आएगा। हाँ आएगा, तो इसमें हमें अलग टेक्निक यूज करना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चले कि कौन सा डायरेक्टरी है। यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर समझो कि अगर मैं अटैक करूँ, मेरे पास मुझे ये सब नहीं मालूम है कि इसके अंदर कौन कौन से फोल्डर्स है, तो फिर मैं ट्रायल एंड एरर कर सकता हूँ। शायद मैं /admin की ट्राई करूंगा, ये देखो मुझे तो मैंने मेरे को एडमिन की तरह मेरे को दिखा था कि हाँ ये रहा एडमिन। ऐसे आप थोड़े बहुत कीवर्ड्स ट्राई कर सकते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से पॉसिबल फोल्डर नेम्स है, और कोई भी यूआरएल जो है डायरेक्टरी ट्रैवल से वल्नरेबल है, यानी कि आप यूआरएल में डायरेक्टरी स्पेसिफाई करके आप उस डायरेक्टरी में जा सकते हो, तो आप ट्रायल एंड एरर करके अलग अलग डायरेक्टरी ला सकते हो। यहाँ पर देखो हमें एडमिन का हमें क्रेडेंशियल्स मिल गया यहाँ पर। और एक टूल है ना डायरेक्टरी बस्टर करके, तो वो भी उसका काम ही वही है, जब आपको गेस करना होता है कि क्या फोल्डर रहेगा, तो आप डायरेक्टरी बस्टर यूज करके भी आप ये फाइंड कर सकते हो, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो। बट यहाँ पे नहीं है वो, तो उसके लिए फिर अलग मेथड यूज करना पड़ेगा। हाँ तो ये था हमारा डायरेक्टरी ट्रैवर्सल। अभी एक मैं बहुत कॉमन अटैक बताने वाला, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी।
मैं प्रॉक्सी ऑफ कर देता हूँ, ऑफ ही है, ओके। तो यहाँ पर पहले हम नॉर्मली पासवर्ड यहाँ पर अब देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पर पासवर्ड रीसेट करने का फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पर मैं समझो पासवर्ड को, न्यू पासवर्ड को रखता हूँ मैं, समझो मैं न्यू पासवर्ड को रखूँगा पासवर्ड। अगर आपको याद रहेगा ये जो हम अकाउंट में लॉग्ड इन, इसका यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड है एडमिन, लेकिन मैं न्यू पासवर्ड में क्या दिया हूँ, मैंने न्यू पासवर्ड को पासवर्ड ही सेट किया हूँ मैंने, या फिर 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ मैं, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। 1 2 3 4 5, न्यू पासवर्ड भी 1 2 3 4 5, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल पासवर्ड है वो एडमिन था। ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पर व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं हमारा लॉगिन फॉर्म ढूंढने वाला हूँ। ये रहा। यहाँ पर आप देखोगे तो ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, ठीक है। इसको मैं कॉपी करने वाला हूँ, मैं नोटपैड ओपन करूंगा, से पेस्ट कर दूंगा मैं। तो ये HTML लैंग्वेज में ये हमारा लॉगिन फॉर्म है, जो दिख रहा है हमें, चेंज योर पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, फिर टेक्स्ट बॉक्स बताए, रीटाइप न्यू पासवर्ड, ये जो भी है ये सब क्यों डिस्प्ले, क्योंकि बैकएंड में ये HTML कोड है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना खुद का एक फेक वेब पेज बनाने वाला हूँ, आपको मैं वो दिखा देता हूँ मैं। न्यू पासवर्ड यहाँ पर है, यहाँ पर मैं चेंज करके, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टेक्स्ट है न्यू पासवर्ड फिर कोलन, वही चीज यहाँ पर है। अगर मैं यहाँ पर निकाल दूं कि क्लिक हियर फॉर फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, अब मैं आपको जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको अच्छे से मालूम पड़ेगा। तो आप कोडिंग करके आप कुछ चेंजेस, अपना खुद का एक पेज बना रहे हो जो खुद का एक फिशिंग फेक वेब अटैक के पेज लिए यूज बना कर रहे हैं। सकते हैं। ओके, जो अभी फिशिंग जैसे अटैक के लिए यूज कर सकते हैं। अभी ये जो हमने चेंज किया था वो न्यू पासवर्ड वाले इसके लिए था। अब ये जो बॉक्स है, अब मुझे इसको हटाने का है, तो मैं इस इनपुट टाइप को पासवर्ड से मैं हिडन पे कर दूंगा मैं। तो जो भी हमारे वेब पेज पे आएगा फेक वेब पेज में, उसको पासवर्ड बॉक्स दिखेगा ही नहीं। उसके बाद हमारे पास इसको मैं निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि यूज़र को दिखे रीटाइप न्यू पासवर्ड, क्योंकि हम लोग यूज़र को फिशिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर मैं इनपुट टाइप को लेके हिडन कर देता हूँ मैं, HIDD हिडन कर दिया मैंने, और एक चेंज बटन को लेके मैं क्लिक हियर कर देता हूँ मैं, क्लिक हियर करके, तो एक हाइपर लिंक बन जाएगा। तो ये मेरा एक फॉर्म, इसको मैं सेव करता हूँ मैं अपने डेस्कटॉप पे। ये मैंने किया सेव। तो आपको अगर बेसिक HTML नॉलेज है तो इस तरह की चीजें कर सकते हैं, राइट? थोड़ा बहुत चीजें अगर चेंज कर, और यहाँ पर देखो फॉर्म एक्शन है /bweb/csrfr.php, यहाँ पर देखेंगे तो ऑटोमेटिकली इस पर रिडायरेक्ट कर देगा उसको। अब हम लोग ट्राई करते हैं कि काम करता है कि नहीं। अगर इसमें काम नहीं भी करता है तो मैंने प्लान किया कि ये मैं DVW में भी दिखाने वाला हूँ। इसमें डबल क्लिक किया, यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने अपना खुद का एक फेक वेब पेज बनाया, क्लिक हियर फॉर फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन, और यहाँ पर क्लिक हियर करके बटन मिला है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ। मैं रिडायरेक्ट क्यों नहीं हो रहा हूँ, शायद मुझे इसका पूरा URL देना पड़ेगा मेरे इसके अंदर। मैंने अपना पूरा URL दे दिया, इसको सेव करता हूँ मैं, सेव किया, फिर से मैं वापस चालू करता हूँ मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पासवर्ड चेंज होना चाहिए था वैसे तो। ID is equal to password new। ये सब डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है क्या, जो स्टेप्स आप कर रहे हैं? नहीं, ये डॉक्यूमेंट में नहीं दिए हुए, मैंने DVW में किया हुआ था, तो मैं वही BWeb में ट्राई कर रहा था। यहाँ पर मुझे पासवर्ड ID शायद मुझे यहाँ पर चेंज करना है, पासवर्ड न्यू लेके 1 2 3 4 5 डालता हूँ मैं इधर, तो पासवर्ड चेंज हो जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये जो ID है ये बॉक्स को करस्पॉन्ड करता है, ये जो भी मैं बॉक्स में डालूंगा ये ID वेरिएबल में स्टोर रहेगा। फिर ये नेक्स्ट आता है रीटाइप योर पासवर्ड, उसमें भी मैं चेंज करके मैं 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। इससे शायद मेरा काम हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5
फिर मैं सेव करता हूँ इसे क्लोज कर दिया मैंने। क्या क्लिक नहीं बता रहा है, तो एक काम करता हूँ मैं, शायद इसमें मैं नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन दूसरा हमारे पास एक और वेबसाइट है टेस्ट वाला, जिसमें मैं CSRF करके दिखाने वाला हूँ। मैं कंफर्म कर देता हूँ कि उसमें काम करता है, इसमें पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सिक्योर रहेगा। अगला क्या है? हाँ, तो ये सब था बीवैप में। तो अभी मैं आपको एक वेबसाइट बताने वाला हूँ जिसका नाम है DVWA करके। DVWA भी कैसे एक इनसिक्योर वेबसाइट है जिसके अंदर हम सारे वल्नरेबिलिटीज को टेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको DVWA इंस्टॉल करना है उसके भी स्टेप सेम ही यहाँ पर दिया रहेगा। अगर नहीं दिया रहेगा तो मैं व्हाट्सएप पे पोस्ट करने की कोशिश करूंगा वीडियो का लिंक, जिससे आप DVWA इंस्टॉल कर सकते हो। जो हम लोग DVWA इंस्टॉल करेंगे वो भी हम लोग XAMPP पे इंस्टॉल करने वाले हैं। अगर आपको DVWA को एक्सेस करने का तो आई ये थिंक करने का है। हाँ नमन आपको वेबसाइट में रहेगा वो अलग से, हाँ, राइट लैब्स राइट। के अंदर पेज अलग है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग, एक्सप्लॉइट और टेस्टिंग, लैब्स, फिर DVWA। राइट, और यहाँ पे है डीलर, तो ये यहाँ यहाँ पर पे वो सब वीडियो है। स्टेप्स दिए हुए हैं। तो अगर मान लो ये तो आप लैब में कर रहे हो, अभी जो वेबसाइट्स है जो एक्चुअली लाइव वेबसाइट है, ऐसा कोई गूगल डॉट क्वेरी ऐसा कुछ होता है क्या जिससे कि हमें फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा वल्नरेबल हो सकता है? हाँ, कर ऐसा सकते हो। पॉसिबिलिटी है? कर सकते हो, गूगल डॉक्स वाले में आता है वो। तो गूगल डॉक्स आपको मतलब कुछ याद है ऐसा कुछ, या कहीं से मिल सकता है, या क्या है? उसके क्वेरीज तो सर्च करने होते हैं तुमको, अभी तो करंटली याद नहीं है। ओके, बट पॉसिबल है कि हम लोग वल्नरेबल फाइंड फाइंड कर सकते हैं। राइट। बट वो इसीलिए नहीं कर रहे क्योंकि अगर मान लो हमें पता है कि ये लाइव वेबसाइट है और इसमें ये वीकनेस है, बट हम इवन फॉर टेस्टिंग पर्पस उनका साइट पे नहीं कर सकते। हम लोग उनके पासवर्ड भी ले सकते हैं, उनके डेटाबेस के अंदर भी कुछ फाइंड कर सकते हैं, बट अगर ऐसा करने से वो इलीगल हो जाता है, तो इसीलिए वो चीज कर सकते हैं बट फिर भी नहीं कर रहे, जस्ट कि हमें सेफ रहना है और हमें कोई भी ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं करना है, तो इसलिए सब चीज लैब में ही कर रहे हैं। तो ये आप लोग जब भी ऐसे करते हैं तो आपको भी ध्यान रखना होगा, किसी भी पब्लिक वेबसाइट पे ऐसा कोई काम नहीं करना है जब तक आपको ऑथराइजेशन नहीं है। ठीक है, आप कंटिन्यू कर। ओके। तो यहाँ पर हमारे पास बीवैप था, तो हम लोग बीवैप को चेंज करके DVWA में आ जाएंगे। हम पास ज़्यादा टाइम नहीं, शायद मैं आपको एक दो दिखा सकता हूँ। इसका यूजर नेम पासवर्ड शायद एडमिन ही होना चाहिए, नहीं है तो एडमिन का पासवर्ड है। एडमिन पासवर्ड है। ओके, हाँ बराबर, तो अपडेट कर देता हूँ मैं। ये जो ब्रूट फोर्स अटैक है ये सेम है जो हमने बेवैप में किया था, हमने जो बॉक्स किया था। ये कमांड इंजेक्शन जो है वो भी सेम है। पहले मैं आपको यहाँ पर CSRF दिखा के स्टार्ट करता हूँ मैं। तो मैंने आपको पहले मैं इसमें एक क्या है कि यहाँ पर आप सिक्योरिटी लेवल, यहाँ पर बहुत सारे सिक्योरिटी लेवल आपको हमेशा लो पे रखने का है टेस्टिंग पर्पज के लिए। मैं सबमिट कर दिया, फिर मैं जाता हूँ मैं CSRF में, जो मैं आपको पहले दिखा नहीं पाया तो वो मैं आपको दिखाता हूँ मैं अभी। अब मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करूँगा, इनका HTML फॉर्म ले लूँगा मैं, नोटपैड में जाके पेस्ट करूँगा, न्यू पासवर्ड को निकाल के मैं डालूंगा यहाँ पर, क्लिक हियर फॉर फ्री। और इसको मैं हिडन कर देता हूँ मैं। हाँ, यहाँ पर नेम इज इक्वल टू पासवर्ड न्यू, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो भी पासवर्ड चेंज करने का यूजर का, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो फॉर्म है ये पासवर्ड चेंज करने के लिए, लेकिन हम यूजर को क्या ट्रिक कर रहे हैं, उन्हें क्या लग रहा है उनको नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग अपना, तो हमें याद है कि इसका पासवर्ड है, इसका पासवर्ड ही पासवर्ड है, तो यहाँ पर मैं चेंज करके 1 2 3 4 5 कर देता हूँ मैं। यहाँ पर मैं चेंज करके 1 2 3 4 5 कर देता हूँ, और इस फील्ड को भी मैं हिडन कर दूंगा मैं, ठीक है, ताकि यूजर को मालूम नहीं पड़े वो किस पे क्लिक कर रहे हैं। और इसका मैं और इसका URL लेके, हाँ पूछो।
अगर जस्ट एक लिंक पे क्लिक करवा के यूजर के मतलब इंफॉर्मेशन के बिना हमें जो पासवर्ड सेट करना है वो सेट कर रहे हैं, ताकि हम बाद में वही लॉगिन से क्रेडेंशियल से लॉगिन हो सके, राइट। और यहाँ पर हम लोग नेम को चेंज करके यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है इसको चेंज करके क्लिक हियर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक हियर टाइप करेंगे तो ऐसा रहेगा। यहाँ पर इसको हम लोग सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, नेटफ्लिक्स जो एचटीएमएल करके इसको ओवरराइट कर देंगे। सेव करके मैं क्लोज करता हूँ मैं, और इसे डबल क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पर कंफर्म न्यू पासवर्ड देखिए, शायद मैंने इसको हिडन नहीं किया, तो आप लोग उसको एडिट करते हैं। ओपन विथ नोटपैड, इनपुट टाइप हिडन, स्पेलिंग तो राइट है। हाँ बराबर, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है बी आर टैग में यहाँ पर दिया हुआ है। अगर मैं इस टैग को निकाल देता हूँ तो ये आएगा ही नहीं। मैंने सेव कर दिया, मैंने इसको रिलोड कर देता हूँ। ये देखिए, क्लिक हियर फॉर फ्री नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन और चेंज का ऑप्शन मिला है। मैं क्लिक कर देता हूँ मैं, चेंज योर एडमिन पासवर्ड, पता नहीं क्यों, शायद देखते ही चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। एडमिन 1 2 3 4 5 लॉग इन नहीं हो रहा, शायद चेंज ही नहीं हुआ यहाँ पर। पुट टाइप वीडियो ऑटो कंप्लीट ऑफ, तो मैं बी आर टैग निकालता हूँ मैं। बिया निकालेंगे सेम लाइन पे आएगा, वैसे भी हाँ कोई फर्क वही नहीं है ना, पड़ना। तो फिर चेंज क्यों नहीं हो रहा है? शायद क्योंकि यहाँ पर मैंने वैल्यू चेंज कर दिया इसलिए। सेव करता हूँ मैं और वापस एक बार ओपन करने की कोशिश करता हूँ मैं। हाँ पहले मेरे को लॉग इन करना है। लॉग इन किया हूँ मैं। काम करता हूँ मैं, वापस एक बार फॉर्म कॉपी करता हूँ मैं, फिर एडिट करता हूँ मैं एक और बार, इससे हो जाना चाहिए। न्यू पासवर्ड को निकाल दिया मैंने। इनपुट टाइप को मैं हिडन कर देता हूँ ताकि वो दिखे नहीं बॉक्स, पासवर्ड का बॉक्स। नेम में हमें जो पासवर्ड चाहिए वो डालेंगे यहाँ पर हम लोग। कंफर्म न्यू पासवर्ड को निकालते हैं। हाँ क्योंकि हमने इसमें वो टेक्स्ट डाला ही नहीं है। ओपन विथ नोटपैड, या फिर हम लोग H1 टैग में डाल सकते हैं वही चीज़ को।
ये रहा। यहाँ पर आप देखोगे तो हमें पासवर्ड चेंज बता दिया है, तो उस पर लॉग आउट करता हूँ मैं, फिर वापस ट्राई करता हूँ मैं। वापस वही, इससे पहले कुछ तो एरर आया था शायद यहाँ पर। ठीक है, तो नमन अभी टाइम आपके पास इतना नहीं है, तो आप ये जो है ना नेक्स्ट सैटरडे होगा, हाँ, तो उसमें आप वापस डेमो दे सकते हैं इसमें। अच्छा, लगता ओके, है हाँ। कुछ इश्यू हो रहा है। और एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आई थिंक इनका हिमांशु का, if we increase level of security to medium or high, then the method of pen testing remains same or change? थोड़ा चेंज होएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हो कि अभी ये लो पे, अगर मैं इसे डीवी सिक्योरिटी में जाके पासवर्ड नहीं मिल रहा, हाँ, अगर आप इसको डीवी सिक्योरिटी में आके चेंज करोगे ना, तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड रहेगा, कंफर्म न्यू पासवर्ड रहेगा, साथ साथ एक और एक फील्ड रहेगा करंट पासवर्ड करके। तो ये फील्ड्स बढ़ जाएंगे और सिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो जो मेथड सभी काम करते थे, जैसे कि ब्रूट फोर्स में हमने या फिर कमांड इंजेक्शन में हमने एंड डाल के हमने कमांड डाल देते, लेकिन अगर आप उसको मीडियम या फिर हाई पे करते तो आपको कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मेथड है पैच रहेगा, इनपुट वैलिडेशन हो रहेगा कि अगर आप कोई कमांड नहीं डाल पाओगे तो आपको कोई और तरीके से डालना पड़ेगा, जैसे कि आप शायद बर्बसूट को से कैप्चर करके रिक्वेस्ट करके फिर आप उसमें कमांड इंजेक्शन डालोगे, तो शायद कुछ हो सकता है ऐसा। तो इसमें ये होता है कि अपना जो अगर आप इजी रखोगे तो इसका मतलब डेवलपर ने ऐसा कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म नहीं रखा है जिसकी वजह से आप इजीली हैक कर पा रहे हो, बहुत सारी चीजें कर पा रहे हो। जैसे जैसे आपने सिक्योरिटी लेवल बढ़ाते जाओगे, तो इसका मतलब ऐसा है कि डेवलपर क्या किया, उन्होंने कुछ रेस्ट्रिक्शंस डाला है ताकि इस तरह का अटेम्प्ट ना हो। तो एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर अपना काम मुश्किल हो जाता है। मतलब डेवलपर ने बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट किया, बहुत सिक्योर किया, तो उतना ही मुश्किल पेनिट्रेशन टेस्टर का होगा। अगर मान लो डेवलपर ने कुछ उसने ध्यान नहीं दिया, सिर्फ कोड लिख दिया और उसने देखा भी नहीं किसी क्या हो रहा है, तो इसके लिए पेनिट्रेशन टेस्टर का काम जॉब आसान होता है। तो यही है कि मतलब ये चोर पुलिस का खेल है। अगर मतलब डेवलपर ने अच्छा काम किया है तो पेन टेस्टर का मतलब लाइफ मुश्किल हो जाता है। तो अभी हमारा काम यही है कि अगर हम पेन टेस्टर होता है तो हमें पास बहुत सारे टेक्निक्स मेथड्स पता होना चाहिए जिससे कि हम पेनिट्रेट कर सके। नहीं है तो फिर मुश्किल हो जाएगा, तो आपका जो रिपोर्ट रहेगा रिपोर्ट खाली रहेगा, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं उसमें। ठीक है, कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के सेशन का टाइम तो हो गया। अगर कोई डाउट्स थे इसमें CSRF के, क्योंकि वो तो आज हम लोग कर नहीं पाए थे, मेरे को देखना पड़ा इसमें हमें एरर क्या आ रहा है बाद में। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सेशन में आपको CSRF भी दिखा दूँ। तो इससे पहले जो अभी हमने बेवैप में किया, उसमें अगर आपको कोई डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं, आपको वापस दिखा देता हूँ मैं वो चीज़ें। ये रहे, इन सब चीज़ों में कोई जो भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर सेशन मैनेजमेंट में, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन में, कुकीज़ के बारे में, इस पासवर्ड अटैक्स के बारे में, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पोर्टल्स के बारे में, फिर क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के बारे में। नमन अभी अपना 10:02 हो गया है, तो आप मे भी समरी दे सकते हैं या नेक्स्ट टाइम मतलब हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसके पहले अगर किसी का कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसको मैं वही बोला हूँ, किसके क्वेश्चन से तो पूछ सकते हैं। चैट है नहीं, फिर पुराना वाला है। तो इसमें है ना, देखो ये जो भी चीज है जैसे मैंने बोला ये कुछ नया नहीं है और ये चीज तो ऑलरेडी यूट्यूब में मिल जाएगा, बट हम अलग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये कि आपको अगर कुछ क्वेश्चन रहता है तो वो क्वेश्चन आप जो उसका आंसर यहाँ पे मिलने के चांसेस है। तो ये एक है, अगर आप लाइव इंटरेक्शन नहीं कर रहे तो आपके लिए तो एक यूट्यूब वीडियो बन जाएगा ये। तो ऐसे जो बहुत सारे हैं तो उसका आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसके बाद डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।